मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सख्त एक्शन वाले संदेश का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। लगातार अपराधियों का एनकाउंटर जारी है। आज सुबह भी पटना और सिवान में 2 एनकाउंटर के बाद अपराधियों में खलबली मच गई, क्योंकि पुलिस बदमाशों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है। संदेश साफ है, बिहार में रहना है तो अपराध छोड़ना पड़ेगा, वरना खानी होगी सिर्फ पुलिस की गोली। गोली चलाओगे तो गोली ही खाओगे। बिहार में जारी है क्रिमिनल्स का एनकाउंटर। ऑपरेशन लंगड़ा से टूट रही अपराधियों की कमर। बिहार में रहना है तो अपराध छोड़ना ही पड़ेगा। बिहार पुलिस अब अपराधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है। क्रिमिनल्स की गोली का जवाब पुलिस के जवान गोली से दे रहे हैं। ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं और ये लगातार जारी है। सप्ताह के शुरुआती दिन ही सोमवार सुबह जब लोगों की नींद खुली तो पता चला पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत 2 ठिकानों पर अपराधियों का एनकाउंटर कर डाला है। पटना और सिवान में पुलिस ने अपराधियों को उसी की भाषा में जवाब दिया है। पटना में एक शिक्षक से लूटकांड के आरोपी को पकड़ने के दौरान एनकाउंटर हुआ। पुलिस की गोली से अपराधी संदीप उर्फ बादल घायल हो गया। उसे पैर में गोली लगी है और अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जाता है कि अगमकुआं थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में पुलिस आरोपी को अरेस्ट करने पहुंची थी। तभी आरोपी संदीप और उसके साथी प्रिंस ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोलियां दागी और अपराधी संदीप उर्फ बादल को गोली लगने पर उसे दबोच लिया गया, जबकि उसका साथी प्रिंस भी अरेस्ट कर लिया गया है। अपराधी संदीप को एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है। बता दें कि बीते 13 मई को अपराधियों ने पटना के भागवत नगर थाना क्षेत्र में लूटपाट का विरोध करने पर शिक्षक शंभू कुमार को गोली मार दी थी, जिसके बाद से उनका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। तभी से पुलिस को इस केस के आरोपियों की तलाश थी। वहीं सिवान के मैरवा में जेवर लूटकांड के आरोपी अंकित कुमार का भी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल लाया गया। फिर डॉक्टरों ने उसे पटना के IGIMS रेफर कर दिया। सिवान एसपी ने बताया कि आरोपी पिछले सप्ताह जीरादेई थाना क्षेत्र के जामापुर में हुई ज्वेलरी लूटकांड में शामिल था। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई कर रही है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। सिवान में लूटकांड का आरोपी का इनकाउंटर हुआ है। उसके दोनों पैर में गोली लगी है। सिवान सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे पटना रेफर कर दिया गया है। सिवान एसपी पूरन कुमार झा ने बताया कि आज से 1 सप्ताह पहले जीरादेई थाना क्षेत्र के जामो में ज्वेलरी लूट हुई थी, उसमें ये आरोपी है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ बदमाश मैरवा थाना क्षेत्र में एकत्रित हुए हैं। वहां पर जब पुलिस गई तो जब फायरिंग की गई, फायरिंग में जवाबी कर रही पुलिस की, तो अंकित कुमार को पैर में गोली लगी है। बिहार में पिछले करीब 1 महीने में 8 एनकाउंटर हो चुके हैं। 22 अप्रैल पटना में दिलीप कुमार का हाफ एनकाउंटर किया गया। वो 20 लाख के जेवर लूटकांड का आरोपी था। 26 अप्रैल को नवादा में मिंटू यादव के पैर में गोली मारी गई। वो अनिल मिस्त्री हत्याकांड का आरोपी था। 29 अप्रैल को भागलपुर में हुए एनकाउंटर में रामधनी यादव ढेर कर दिया गया। वो सुल्तानगंज नगर परिषद के ईओ हत्याकांड का आरोपी था। वहीं 30 अप्रैल को सिवान में अपराधी छोटू यादव ढेर कर दिया गया। बीजेपी नेता के भांजे की हत्या में वो शामिल था। 3 मई को सिवान में ही अपराधी सोनू यादव ढेर कर दिया गया। बीजेपी नेता के रिश्तेदार पर फायरिंग करने का आरोपी था। 13 मई को पटना के भेटा में शूटर विदेशी राय का हाफ एनकाउंटर किया गया। जमीन कारोबारी अंजनी सिंह हत्याकांड का वो आरोपी था। जबकि 18 मई को सिवान में अंकित कुमार सिंह के पैर में गोली लगी। वो मैरवा में ज्वेलरी लूटकांड का आरोपी था। और 18 मई को ही पटना में अपराधी संदीप उर्फ बादल घायल हुआ। शिक्षक को गोली मारने का ये आरोपी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कह रहे हैं, जिसका असर जमीन पर साफ दिखने लगा है। पुलिस के तेवर से अपराधी अब थर-थर कांप रहे हैं, क्योंकि अपराधियों को पुलिस उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से मनोज और धर्मेंद्र और सिवान से मृत्युंजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, बिहार में हो रहे एनकाउंटर पर बड़ा बयान सीएम सम्राट चौधरी का सामने आया है। सीएम ने कहा है कि पुलिस को हमने खुली छूट दी है, कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं देंगे। अफसरों को भी सीएम सम्राट की 2 टूक, 30 दिन में हर समस्या का समाधान होगा, नहीं हुआ तो 31वें दिन निलंबित अधिकारी हो जाएंगे। तो पुलिस को हमने खुली छूट दी है। और देखिए, जिस तरीके से लगातार एनकाउंटर किए जा रहे हैं, अब जमीनी स्तर पर वो पुलिस का एक्शन
दिखना शुरू भी हो चुका है। वाला राज्य है, इसलिए मैंने स्पष्ट तौर पर बिहार के पुलिस के हाथों को खोला है कि बिहार में कोई दूसरा व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं ले सके। पुलिस उसको लगातार जवाब देने का काम कर रही है और आगे भी करते रहे, क्योंकि बिहार में सुशासन को आगे बढ़ाते रहना। तो देखिए, सुशासन की बात कही है और बिहार में हो रहे एनकाउंटर पर एक बड़ा बयान सामने सीएम सम्राट चौधरी का सामने आया है और कहा है कि हमने पुलिस को खुली छूट दे रखी है। कानपुर के एक प्रखंड में एक पंचायत में स्वयं भी जाने वाला हूं और सहयोग कार्यक्रम में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि आपको अटकाना और भटकाना नहीं है। 10 दिन में जो आवेदन प्राप्त होगा, 19 तारीख से यह जब शुरुआत होगा, अगले 20 तारीख को, अगले 20 जून को 31वां दिन होगा साथियों। इसके पहले सभी ऑफिसर्स को 10 दिन के अंदर पहला नोटिस दिया जाएगा कि आप इसको निष्पादन करने का काम कीजिए। 20 दिन के बाद दूसरा नोटिस दिया जाएगा, इस कार्य को निष्पादित कीजिए, और तीसरा 25 दिन पर उसको नोटिस दिया जाएगा। और जो पदाधिकारी 30 दिन में इसको ऑर्डर नहीं करेंगे, अंतरिम ऑर्डर भी नहीं करेंगे, क्योंकि कई चीजें न्यायालय से जुड़े होंगे, तो 30 दिन में जो भी व्यक्ति, जो भी पदाधिकारी आदेश नहीं जारी करेगा, वो 31वां दिन स्वयं निलंबित हो जाएगा। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं मुख्यमंत्री कार्यालय उसको निलंबित करने का काम करेगा। इसलिए बिहार की जनता का सेवा करना और सेवक के तौर पर हम लोग सभी लोग उनके कामों को आगे बढ़ाना। नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए से ही पेपर के दोनों सेट लीक हुए थे। दूसरे सेट के सवाल भी कथित क्वेश्चन बैंक में शामिल थे। एनटीए ने नीट पेपर के लिए 2 सेट प्रिंट करवाए थे, दूसरे सेट को एनटीए ने रिजर्व रखा था। सीबीआई की जांच में अब तक एक के बाद एक ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं जिन पर पूरे रैकेट को चलाने का शक है। कई डोमेन एक्सपर्ट बताया जा रहा है, कोई छात्रों तक सवाल पहुंचाने वाला लिंक। अब सवाल यही है कि आखिर इस पेपर लीक का असली मास्टरमाइंड कौन है और कितने लोग इस खेल में शामिल थे। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस नेटवर्क की परतें खुलती जा रही हैं। अब तक की जांच में मनीषा पंधारे, मनीषा वाघमारे और प्रहलाद कुलकर्णी जैसे नाम सामने आए हैं। सीबीआई का दावा है कि यह किसी अकेले व्यक्ति का काम नहीं था, बल्कि कई लोगों की मिलीभगत से इस ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क को चलाया जा रहा था। जांच एजेंसी के मुताबिक पेपर तक पहुंच रखने वाले एक्सपर्ट, छात्रों तक सवाल पहुंचाने वाले बिचौलिए और स्पेशल क्लासेस चलाने वाले लोग आपस में जुड़े हुए थे। यही वजह है कि सीबीआई अब पेपर लीक नहीं, बल्कि पूरे मास्टरमाइंड नेटवर्क की जांच कर रही है। एजेंसी को शक है कि इस रैकेट में भी और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। सीबीआई के रिमांड नोट में सबसे बड़ा नाम प्रहलाद कुलकर्णी का सामने आया है। सीबीआई का कहना है कि इन क्लासेस में जो सवाल पढ़ाए गए, उनमें से कई असली परीक्षा में आए। अब सवाल यही है, क्या कुलकर्णी सिर्फ एक एक्सपर्ट थे या पूरे नेटवर्क का दिमाग, और क्या मंधारे और वाघमारे सिर्फ कड़ी थी या इस नेटवर्क की अहम प्लानर। जांच एजेंसियों को शक है कि नीट पेपर लीक सिर्फ डिजिटल लीक नहीं था, बल्कि इसे एक संगठित ट्रेनिंग मॉडल की तरह चलाया गया। जांच में सामने आया है कि छात्रों को नोटबुक में सवाल लिखवाए गए,
किताबों में मार्किंग करवाई गई और परीक्षा पैटर्न समझाया गया। यही वजह है कि सीबीआई अब उन सीक्रेट अड्डों की तलाश में जुटी है जहां ये स्पेशल क्लासेस चलती थी। एजेंसी को लगता है कि असली मास्टरमाइंड वही लोग हैं जिन्होंने पेपर तक पहुंच, पैसों का नेटवर्क और छात्रों की सप्लाई तीनों को जोड़कर इस पूरे खेल को ऑपरेट किया। ताल्लुकात करने वाली बात यह है, हैरान करने वाली, कि जिस कात्रज में गंगा ओशियन पार्क है उसी से जो अरेस्ट हुई है मनीषा वाघमारे, जो इन नीट पेपर लीक में जो स्टूडेंट्स को सामने लाती थी, स्टूडेंट्स को पेपर देती थी, वो मनीषा वाघमारे, और आज जिन मनीषा मांडरे को हिरासत में लिया गया है वो एक ही सोसाइटी में पिछले कई सालों से रह रही है। नीट पेपर लीक केस में कुछ इन्वेस्टिगेशन जो शुरू है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए जो मनीषा वाघमारे के घर में होने के जो है संभावना बताई जा रही है। इस मामले ने सिर्फ परीक्षा सिस्टम नहीं बल्कि एनटीए की विश्वसनीयता पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि जांच में ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं जो सीधे परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े थे। We have no knowledge about when she had gone to NTA for paper setting and everything, because NTA and she are directly in touch. So that is how I know the things. As per my knowledge, we have not been contacted by any authorities legally or by CBI or NTA or Ministry of Education. इसी दबाव के बीच अब एनटीए में नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिनमें IRS अधिकारी आकाश जैन का नाम भी शामिल है। सरकार का दावा है कि एनटीए को और मजबूत और पारदर्शी बनाया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी कायम है कि आखिर इतने संवेदनशील पेपर तक पहुंच कैसे मिली, कौन लोग इस नेटवर्क को चला रहे थे, और क्या गिरफ्तार हुए आरोपी ही असली मास्टरमाइंड हैं, या इनके पीछे अभी और भी बड़े चेहरे छिपे हैं। नोएडा की मशहूर मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला अब नया मोड़ ले चुका है। शादी के महज 5 महीने बाद 12 मई को भोपाल में संदिग्ध हालत में उनकी मौत हो गई। परिवार ने ससुराल पक्ष पर टॉर्चर का आरोप लगाया। अब परिवार की मांग पर दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम होगा और एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। 5 दिन बीत गए लेकिन अभी तक ट्विशा का अंतिम संस्कार भी नहीं हो सका है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा मॉडलिंग की दुनिया में चमकता हुआ चेहरा, फिल्मों में काम कर चुकी युवा अभिनेत्री। पिछले साल दिसंबर में समर्थ के साथ उनकी शादी हुई थी। सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन शादी के महज 5 महीने बाद 12 मई को भोपाल में ट्विशा की मौत हो गई। मौत संदिग्ध हालात में हुई, जिसने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया। परिजनों का आरोप है कि ट्विशा को ससुराल पक्ष द्वारा मानसिक और शारीरिक तौर पर टॉर्चर किया जा रहा था। परिवार ने साफ कहा है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि सिस्टेमेटिक टॉर्चर की वजह से हुई मौत है। भोपाल एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को परिवार ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने रिपोर्ट में कई सवाल उठाए और दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की। PM2 का उन्होंने हमारा प्ली एक्सेप्ट कर ली है। PM2 के लिए बॉडी अब दिल्ली एम्स में ट्रांसफर हो जाएगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है और उम्मीद है कि वहाँ हमें निष्पक्ष जो है इसकी रिपोर्ट मिलेगी, फेयर रिपोर्ट्स मिलेंगी और एक अच्छी इसमें डेवलपमेंट आई है। परिवार की लगातार मांग के बाद अब मामला और गंभीर हो गया है। दिल्ली के एम्स में ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। एसआईटी हमने गठित कर दी है, इसमें एसआईटी ही आप बना दी है हमने। दूसरा, अग्रिम जो बेल किसको देनी है किसको नहीं देनी, ये तो माननीय न्यायालय का काम है। बाकी मेरी तरफ से जो है ना, इसमें हम बिल्कुल निष्पक्ष और फेयर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ट्विशा मूल रूप से नोएडा की रहने वाली थी। मॉडलिंग के साथ साथ उन्होंने कई फिल्मों में भी छोटे बड़े रोल किए थे। उनकी मौत की खबर से उनके दोस्तों और फैंस में भी शोक की लहर दौड़ गई। सवाल ये कि ट्विशा शर्मा की मौत के पीछे क्या सच है? क्या ये आत्महत्या थी
या टॉर्चर की वजह से हुई मौत? एसआईटी और एम्स दिल्ली की नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कुछ नया खुलासा करेगी? इसका इंतजार एक बेटी को भी है और उसके परिवार को भी। प्रयागराज के एक मकान में लगी आग ने ऐसा तांडव किया कि एक मां अपने बच्चों को बचाते बचाते जान गंवा बैठी। लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर से साबित कर दिया है, आग हो, पानी हो या फिर दुनिया का कोई भी मुश्किल, मां की ममता के दीवार को फांद पाना उन मुश्किलों के बस की बात नहीं। भीषण आग में मां बनी ढाल। लगातार बढ़ रही आग और अपने बच्चे के बीच वो ढाल बनी रही। जब तक वो रही, उसके बच्चों को आग की लपटें छू भी नहीं सकी। आग ने घेरा, मां ने आंचल में लपेटा। धू धू कर जलता मकान, काले घने धुएं का गुबार और चीख पुकार के बीच बच्चों को बचाने की एक मां की जद्दोजहद। ममता जीत गई, मां जल गई। एक एक कर उस मां ने अपने 4 बच्चों को बचाया, लेकिन खुद को ना बचा सकी और बुरी तरह झुलसने की वजह से उस मां की जान चली गई। इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए उन हालातों का जिसमें एक मकान आग की लपटों से घिरा हुआ है और उसके टॉप फ्लोर पर एक मां अपने बच्चों के साथ मौजूद है। आग की लपटें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, लेकिन उस मां ने हिम्मत नहीं हारी। सबसे पहले उस मां ने अपने 1 साल के बच्चे को एक चादर में बांधकर सामने वाली बिल्डिंग की तरफ उछाल दिया। लेकिन उस मां के सामने अभी भी 3 और बच्चों की जान बचाना बाकी थी। तभी सामने वाली बिल्डिंग के लोगों ने एक सीढ़ी के सहारे दोनों मकानों के बीच एक ब्रिज बना दिया, जिसके सहारे उस मां ने अपनी 2 बेटियों को और एक भतीजे को सुरक्षित बाहर निकाला। इतनी देर में घर के निचले हिस्से से उठ रहा धुआं इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो खुद को बाहर ना निकाल सकी और बच्चों को बचाने की कोशिश में बुरी तरह झुलसी एक मां की जान चली गई। कितना धुआं फेंक रहे हैं। एक बार फिर एक मां की ममता जीत गई, भले ही उस मां की जान चली गई। मां ऐसी ही होती है, फिर वो प्रयागराज की ये मां हो या रतलाम की वो मां जो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसे अपने बच्चों के लिए ढाल बन गई, या फिर जबलपुर क्रूज हादसे में जान गंवाने वाली वो मां जो चाहती तो बच सकती थी, लेकिन अपने बच्चे की जान बचाने के लिए वो मौत से भी भिड़ गई। मां की ममता जैसी दुनिया में कोई दूसरी मिसाल नहीं। लेकिन प्रयागराज की इस मां को बचाया जा सकता था अगर प्रयागराज के नैनी बाजार की वो गली संकरी नहीं होती और फायर ब्रिगेड समय पर पहुंच जाती, उसकी सांसों को थामा जा सकता था। अगर लोगों को मनमाने ढंग से मकान बनाने से सिस्टम रोक पाता।
कोलकाता में सड़क पर नमाज पर पाबंदी और बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ। इस बीच कोलकाता के कई इलाकों में अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू हुआ। इसके खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। विरोध के दौरान प्रदर्शनकारी सीधे पुलिस से भिड़ गए और कोलकाता की सड़कों पर जमकर हंगामा हुआ। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सड़क पर नमाज पर पाबंदी और बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ। बीते शुक्रवार को कोलकाता पुलिस ने राजा बाजार इलाके में सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए लोगों को रोका, जिसका 2 दिन से विरोध चल रहा था। इस बीच कोलकाता के कई इलाकों में अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू हुआ। इसके खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। विरोध करने के दौरान प्रदर्शनकारी सीधे पुलिस से भिड़ गए और कोलकाता की सड़कों पर जमकर हंगामा हुआ। पश्चिम बंगाल में बुलडोजर कार्रवाई और कानून व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है। राज्य सरकार ने साफ संदेश दिया है कि अवैध कब्जे, गैर कानूनी निर्माण और कानून से ऊपर काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकार का कहना है कि चाहे कोई भी समुदाय हो, कोई भी संगठन हो या कोई भी राजनीतिक दल, कानून सबके लिए बराबर है। देखिए, बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा। जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। तो इसीलिए जो भी इस प्रकार अवैध काम में लिप्त है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप वैध रूप से व्यवसाय करिए, सब सहयोग सरकार करेगा आपको। अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं वो अपने आप वहां से हट जाए, कि हमें तकलीफ उठाना ना पड़े, उनको भी तकलीफ ना हो। इसलिए नमूना हमने रखा है किस ढंग से काम होगा, उसी आधार पर सब जगह काम होगा। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे। बंगाल में बुलडोजर एक्शन को लेकर हुमायूं कबीर ने कहा कि अगर कोई अवैध अतिक्रमण है तो बुलडोजर को उसे जरूर हटाना चाहिए। कोई इनलीगल कंस्ट्रक्शन बना के रखेगी तो उनको खिलाफ बुलडोजर दे के तोड़ेगी, क्यों देख के तो कुछ नहीं है। राजनीतिक मोर्चे पर बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धार की भोजशाला में कोर्ट के आदेश के बाद परिसर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुद्धिकरण कार्यक्रम किया गया। दशकों बाद मंदिर में सरस्वती देवी की प्रतिमा स्थापित की गई। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पूजा पाठ पर सवाल उठा दिए, जिससे बीजेपी ने कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली सोच बताया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धार की भोजशाला में भक्तों का उत्साह चरम पर है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है। पूजा पाठ के बाद भोजशाला परिसर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुद्धिकरण किया गया। दशकों बाद मंदिर में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसे लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पूरे परिसर में देवी देवताओं के जयकारे गूंजते रहे। सेवी अनुष्ठान आरंभ हो चुका है, भोजशाला का शुद्धिकरण हो रहा है और जैसे मंत्रों का गुंजायमान राजा भोज के शासनकाल में यहाँ पर हुआ करता था, वैसा ही आज 750 साल के संघर्ष के पश्चात भोजशाला में पुनः इस मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही है। आज शुद्धिकरण के बाद मां की स्थापना होगी। यहाँ पर जो अखंड जो मैयर से लाई गई थी उसको यहाँ पर स्थापित की गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर का कहना है कि भोजशाला को विकसित किया जाएगा। लंदन में रखी प्रतिमा वापस लाई जाएगी। वो अब इसको और अच्छी तर्ज पे इसको विकसित किया जाएगा, ताकि दूर दूर से लोग, देश प्रदेश से लोग आए और यहाँ दर्शन करें और उसका ज्ञान प्राप्त करें देवी का, और आगे अपने जितने भी धार के जो राजा भोज है उसकी जो आने वाली पीढ़ी को हमेशा यादगार रहेगा कि नहीं, जो आने वाली जो पीढ़ी है उनको रहेगा कि राजा भोज ने एक ज्ञान देवी का एक मंदिर बनाया, और जो लंदन में मूर्ति है उसको भी लाने का प्रयास रहेगा कि ताकि जल्दी से जल्दी मूर्ति आए और यहाँ स्थापित हो। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि ये जगह एएसआई के जरिए प्रोटेक्टेड है, इसलिए यहाँ पूजा पाठ नहीं होनी चाहिए। एएसआई क्या प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के किसी भी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, इसके अंदर चर्च, इसमें पूजा का कोई प्रावधान कानूनन तौर पे नहीं है। न्यूज़ 18